मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 2, जिसमें स्टडी करने वाले हैं एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट ऑफ ए मैन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर के फ्लोर पर अगर कोई मैन खड़ा है और एलिवेटर अपवार्ड या डाउनवार्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो एपरेंट वेट का वैल्यू क्या होगा। यानी एलिवेटर के ग्राउंड पर अगर वेइंग मशीन रखा हुआ है या वेइंग मशीन लगा हुआ है और उस पर आप खड़े हो, तो एलिवेटर अगर सर्टेन एक्सेलरेशन से अपवार्ड या डाउनवार्ड मूव करता है तो मैन का एपरेंट वेट क्या होगा। एपरेंट वेट मतलब यहाँ पर है कि रीडिंग उस वेइंग मशीन में क्या आएगा। तो एपरेंट वेट को इसमें समझना है कि एपरेंट वेट क्या होता है और फिर एक्चुअल वेट क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग उस टाइप के कंसेप्ट को भी करेंगे जो एलिवेटर से रिलेटेड हैं। जैसे किसी सिंपल पेंडुलम को एलिवेटर के सीलिंग से अगर सस्पेंड कर दिया जाता है और एलिवेटर सर्टेन एक्सेलरेशन से अपवार्ड या डाउनवार्ड मूव करता है, तो उस केस में उस स्ट्रिंग में, पेंडुलम के स्ट्रिंग में क्या टेंशन का फोर्स काम करेगा, ये भी हम लोग करेंगे। और इस सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। PYQ भी मैं इस वीडियो में लाया हूँ, इससे रिलेटेड नीट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। Apparent weight and actual weight of a man standing on the floor of an elevator। एलिवेटर के फ्लोर में वेइंग मशीन लगा हुआ है और आप एलिवेटर में जब आप एलिवेटर के सरफेस पर जब आप खड़े हो, तो एपरेंट वेट का वैल्यू और एक्चुअल वेट का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअल वेट होता है बेटा वो उस मैन का अपना वेट हुआ, जो mg हम लोग बोलते हैं। अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को, मैन को अपने तरफ डाउनवार्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, वो उसका एक्चुअल वेट होता है। और आप वेइंग मशीन पर खड़े हो और जो रीडिंग उसमें आता है वो वेट का रीडिंग नहीं आता है, वो नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग होता है, जो एपरेंट वेट कहलाता है। लेकिन रेस्ट में आप हो, एलिवेटर रेस्ट में है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा यानी एपरेंट वेट का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर हो जाता है। यानी जो आपका एक्चुअल वेट है वही रीडिंग में आता है। लेकिन एलिवेटर अगर सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव करे तो उस केस में एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट अलग अलग होता है। तो एपरेंट वेट ही उसमें रीडिंग के रूप में आता है। तो कैसे आता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। और वेइंग मशीन पर जब आप खड़े हो तो नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग उसमें क्यों आता है, वेट का रीडिंग हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं, तो वो भी हम लोग इसमें समझेंगे। ये मैं एलिवेटर बना रहा हूँ। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। ये एलिवेटर मैं लिया हूँ। एलिवेटर के सरफेस में वेइंग मशीन लगा हुआ, ये जो सरफेस है एलिवेटर का, इसमें वेइंग मशीन लगा हुआ है। यानी आप इस पर जब खड़े होंगे तो इसमें आपका रीडिंग आएगा। अब रीडिंग mg का आता है कि n का आता है, नॉर्मल रिएक्शन का, वो चीज़ समझना है कि रीडिंग एक्चुअल में इसमें आता किस फोर्स का रीडिंग आता है। ये वेइंग मशीन, ये जो मैं इसमें दिखाया हूँ ये वेइंग मशीन दिखाया हूँ, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन और आप इसमें खड़े हो, आप इसमें खड़े हो, आपका मास m। अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम लूँ और फ्री बॉडी डायग्राम में मैं मैन को दिखाऊं, ये सरफेस पर मैन खड़ा है, m मास का, और फिर जिस सरफेस पर खड़ा है यानी एलिवेटर का सरफेस, ये दूसरा बॉडी हो गया।
एक बॉडी हो गया मेन, दूसरा बॉडी हो गया एलिवेटर और एलिवेटर का सरफेस। ये मैं एलिवेटर के सरफेस को यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी एलिवेटर रेस्ट में है, मैं सिर्फ एलिवेटर को दिखाया हूँ, उसमें एक मैन को दिखाया हूँ जो सरफेस पर खड़ा है, और दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम लिया हूँ FBD, मैन का और ये सरफेस का। ये वेइंग मशीन, ये क्या है, वेइंग मशीन, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम लिया हूँ, वेइंग मशीन। ये अब यहाँ पर आप फोर्स शो करो तो ये सरफेस पर खड़ा है, तो सरफेस एक फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट में हो गया मैन, वो अपवार्ड डायरेक्शन में, जो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। ये सरफेस है, सरफेस अपने परपेंडिकुलर यानी सरफेस के परपेंडिकुलर इस पर एक फोर्स काम करेगा जिसको N से डिनोट किया जाता है, और ये है फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। N क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और यही एपरेंट वेट के रूप में इसमें आता है रीडिंग के रूप में। तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाता है अपवार्ड डायरेक्शन में, और मैन का सेल्फ वेट, अपना वेट, अगर मैन का मास m है तो वो mg काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ से सरफेस अगर मैन पर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है तो न्यूटन थर्ड लॉ से मैन भी सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n, और सरफेस पर जो अब फोर्स काम कर रहा है ये mg काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सरफेस पर जो फोर्स काम कर रहा है ये प्रेसिंग फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन है। तो जो फोर्स काम करता है, जो इस वेइंग मशीन को दबाएगा, वही एपरेंट वेट होता है, वही इसमें रीडिंग के रूप में आता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि mg का रीडिंग इसमें नहीं आता है, उसके नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग आता है। जो सरफेस लगाया है मेन पर नॉर्मल रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ से यही रिएक्शन होता है इस पर, जो रीडिंग के रूप में वेइंग मशीन में आता है। और यहाँ पर आप नोट कर लो n क्या है, एपरेंट वेट यहाँ पर होगा। n को हम लोग कहेंगे एपरेंट वेट, आभासी भार, काल्पनिक भार, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। और mg होता है एक्चुअल वेट। mg क्या होता है बेटा, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, ये mg होता है। अगर वेट शोन बाय द मशीन, ये आपसे पूछा जाए, रीडिंग शोन बाय द मशीन, रीडिंग ऑफ मैन इन द वेइंग मशीन, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि एपरेंट वेट क्या है, एक्चुअल वेट क्या है, और रीडिंग किस फोर्स का वेइंग मशीन में आता है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग आता है। अब हम लोग एक केस पढ़ते हैं, व्हेन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट में क्या रिलेशन आएगा वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, डिराइव करेंगे, यानी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम लोग इस केस में कैलकुलेट करते हैं। ये मैं एलिवेटर दिखा रहा हूँ, और एलिवेटर में वेइंग मशीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, वेइंग मशीन, जो कि आपका वेट मेजर करेगा। ये वेइंग मशीन लगा हुआ है जो आपका वेट मेजर करेगा। आप इसमें खड़े हो और आपका मास m, एलिवेटर a एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैन का एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट, उसमें रिलेशन चाहिए, तो मैन का FBD आप सिर्फ ले लो, मैन का आप FBD ले लो, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मास m है, और फोर्स इस पर शो करो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका सेल्फ वेट mg काम करेगा, और ये सरफेस परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाएगा जो फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ, n क्या है आपका, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स
ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये है n। और ए एक्सेलरेशन से एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, तो ये मैन भी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा। तो ए आप दिखा दो। न्यूटन सेकेंड लॉ से आप इक्वेशन लिखोगे फॉर मैन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से आप मैन के लिए लिख रहे हो इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है बेटा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा बेटा? वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो ये फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को ले जाता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स होता है। तो ड्राइविंग फोर्स अब माइनस अपोजिंग फोर्स एन माइनस एम जी, यही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से जब आप एन निकालोगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा एम जी, तो एम जी प्लस एम ए, ये हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, एम इंटू जी प्लस, एम कॉमन हो जाएगा तो एम इंटू जी प्लस ए, यही एपरेंट वेट आता है। एन इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एम जी के साथ एम ए वाला टर्म ऐड हो रहा है, यानी एपरेंट वेट का वैल्यू इस एक्चुअल वेट से एम जी से क्या है? बड़ा है। यानी एलिवेटर अगर अपवर्ड जाता है तो रीडिंग जो आपका इसमें वेइंग मशीन में आएगा वो वेट से, एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगा, यानी आपका वेट बढ़ जाएगा इस केस। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो देयरफॉर एपरेंट वेट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ये यहाँ पर रिजल्ट आया, एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा है, और फॉर्मूला आपका आया एन इक्वल टू एम जी प्लस ए। इसको डायरेक्ट याद रखना है। एलिवेटर जब अपवर्ड एक्सेलरेशन से जाएगा तो एपरेंट वेट इक्वल टू एम जी प्लस ए, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये एक सेकेंड केस मैं लिया हूँ, व्हेन एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। एलिवेटर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करता है। मैं एलिवेटर बना रहा हूँ, इसमें वेइंग मशीन लगा हुआ है और आप इस वेइंग मशीन पर खड़े हो। आपका मास m, एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैन का आप एफबीडी ड्रॉ कर लो, मैन का आप एफबीडी ड्रॉ कर लो, और जो जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स आप शो करो। तो इसका सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इस मैन का हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखना है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस n। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा mg, अपोजिंग फोर्स हो जाएगा n। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो होता है ड्राइविंग फोर्स,
यानी उसको प्लस में लेना है, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स होता है जो माइनस में, यही नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, दो फोर्स का रिजल्टेंट ये आएगा। दो फोर्स अपोजिट टू ईच अदर है तो रिजल्टेंट होगा दोनों का डिफरेंस जो मैं यहाँ लिखा हूँ, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप n निकालोगे तो ये हो जाएगा mg माइनस ma हो जाएगा, और आपको मिलेगा n का वैल्यू, m आप कॉमन ले लो तो g माइनस a, ये आपको मिलेगा एपरेंट वेट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि mg में से ये अमाउंट ma अमाउंट अगर एक्सेलरेशन से एलिवेटर डाउनवर्ड आ रहा है तो ये अमाउंट mg में से घट रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो एपरेंट वेट का वैल्यू एक्चुअल वेट से क्या आएगा, कम आएगा। ये चीज़ यहाँ पर समझना है, फॉर्मूला ये याद रखना। देयरफॉर एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से इसमें कम आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं केस 3 लिया हूँ, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। एलिवेटर जब रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, चाहे वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये एलिवेटर में लिया हूँ। वेइंग मशीन, इसमें मैन खड़ा है और एलिवेटर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस केस में भी एक्सेलरेशन 0 होगा। मान लो आप इस डायरेक्शन, मैं एक डायरेक्शन ले रहा हूँ वेलोसिटी का, मोशन का, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है प्रयोग dv/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एक्सेलरेशन इस केस में 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में 0 होगा। और एक्सेलरेशन जब 0 होता है, मैन का आप fbd लोगे, सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन 0 लिया हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो ऐसे लिखाएगा n माइनस mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है 0, तो n माइनस mg इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू mg, तो ये दोनों इक्वल होता है। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्वल। देयरफॉर एपरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट। रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन का ही आता है, लेकिन दोनों बराबर है, तो जो आपका एक्चुअल वेट है उतना ही रीडिंग वेइंग मशीन में आएगा, अगर एलिवेटर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब। उसके बाद इस पर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है जो नीट 2012 में पूछा है, नीट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैन वेज 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मैन है जो 80 kg का है और एलिवेटर में वेइंग स्केल लगा हुआ है, उस पर वो खड़ा है और एलिवेटर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, स्केल में क्या रीडिंग आएगा, जी का वैल्यू 10 लेना है। तो आप देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। यही हुआ रीडिंग जो आएगा वेइंग मशीन में, वेइंग स्केल में n, मास दिया हुआ है 80, जी का वैल्यू 10 लेना है और एक्सेलरेशन है 5, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 15, 15 इंटू 8 120 होता है, और एक जीरो है तो 1200 न्यूटन का रीडिंग
वेइंग मशीन में आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट देख लेते हैं। केस फर्स्ट, और शॉर्टकट में इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे बनाएंगे। केस फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ एलिवेटर है, उसमें सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, सिंपल पेंडुलम इसके सीलिंग से सस्पेंड किया गया है। स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग से एक हैवी बॉब को, इसको बॉब बोला जाता है, बॉडी को एम मास का बॉब है, जब सस्पेंड कर दिया जाता है तो इस सिस्टम को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। सीलिंग से सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया गया है और एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। तो इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा ये पूछा जाता है, टेंशन का फोर्स पूछ रहा है। तो इस बॉब का आप FBD बना लो, नीचे सेल्फ वेट काम करेगा, इसका मास m है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉब से अवे, इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है, उधर स्ट्रिंग में टेंशन का फोर्स काम करेगा T। एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है तो ये सिंपल पेंडुलम भी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा। पूछा जाता है कि T का वैल्यू टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए। सेम सिचुएशन यहाँ है, जब एलिवेटर अपवर्ड जा रहा था और नॉर्मल रिएक्शन मेन पर लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का स्थान पर T है। आप निकाल करके भी देखना चाहते हो तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस mg, इधर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। आप यहाँ से T निकालोगे तो m कॉमन आप ले लोगे तो g प्लस ए। तो टेंशन का जो फॉर्मूला इस केस में आएगा T इज इक्वल टू mg प्लस ए, ये याद रखना है। एलिवेटर अगर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करता है, एलिवेटर अगर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करता है, केस 2 में मैं ले रहा हूँ कि एलिवेटर जिसमें सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया गया है, बॉब का मास m, और एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, तो स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा। आप इस बॉब का FBD बना लो, m मास का बॉब है, नीचे वेट काम कर रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा बॉब से अवे यानी ब्लॉक से अवे दिखाया जाता है T, और ए एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हो mg माइनस टी, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स प्लस में, अपोजिट डायरेक्शन माइनस में, यही हो जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से आप T निकाल लोगे तो m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। उसके बाद मैं एक केस ले रहा हूँ कि एलिवेटर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, केस 3 में मैं ले रहा हूँ एलिवेटर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट में है, दोनों केस आप ले सकते हो। मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, v क्या है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 होगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। बॉब का आप FBD ले लो, m मास का बॉब है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और इधर टेंशन T, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो T माइनस mg इज इक्वल टू लिखाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ से T माइनस mg इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। T आप निकालोगे तो T इज इक्वल टू mg, यानी डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो T इज इक्वल टू mg। अगर एलिवेटर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप T इज इक्वल टू mg डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो। मैं इस पर एक क्वेश्चन लाया हूँ जो आपका पूरा थ्योरी ये क्लियर कर देगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ एलिवेटर गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नंबर में कह रहा है
कि 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्टिंग में टेंशन क्या होगा? तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आप डायरेक्ट T इज इक्वल टू M इंटू जी प्लस ए लगा सकते हो। मास दिया हुआ है 50 ग्राम, इसको केजी में ले लेना SI सिस्टम में, 50 डिवाइडेड बाय 1000, ये केजी में आ गया। जी प्लस ए, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे और प्लस एक्सेलरेशन 1.2 हो जाएगा। तो 1 0 तो यहाँ पर कट जाएगा, आपको जो ये मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 100 और ये 9.8 प्लस 1.2 ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। आप 11 इंटू 5 55/100, तो ये आ जाएगा 0.55 न्यूटन। SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा ए का। बी नंबर आप देखो तो बी में कह रहा है कि एलिवेटर गोज अप विथ डिसीलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में तो बोल रहा है, लेकिन डिसीलरेशन कह रहा है, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निगेटिव। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन निगेटिव बोल रहे हो तो उसी चीज़ को कन्वेंशनली कहा जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एलिवेटर नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन बोलेंगे तो 1.2 डाउनवर्ड बोलना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड के लिए आप इक्वेशन लगा दो, अपवर्ड डिसीलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, T इज इक्वल टू mg माइनस ए, ये लगा देना है। मास 50 ग्राम, 50/1000 और g माइनस ए यानी 9.8 माइनस 1.2। तो 1 0 आप कटा सकते हो, तो ये आ जाएगा 5/100 और g माइनस ए करोगे 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप डेसिमल अगर हटाते हो तो नीचे आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई करोगे 6 पंच 30, कैरी करेगा 3 और 8 पंच 40, 3 43, बाय 1000, बाय क्या है 1000, तो ये आपको मिलेगा 0 डिवाइड करोगे तो 0.43 न्यूटन, ये आ जाएगा। ये बी का आंसर हो गया। सी में कह रहा है कि गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बेटा मूव करेगा तो T इज इक्वल टू mg लिखना पड़ेगा। सी नंबर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एलिवेटर मूव कर रहा है तो T इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा mg। मास है 50 ग्राम, 50/1000 और g का वैल्यू 9.8, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 1 0 ये कटेगा यहाँ से, इसको आप गुना करोगे तो 8 पंचे 40, बाकी 4, 9 पंचे 45, 4 49, 490/1000, 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा 0.49 न्यूटन, ये आ जाएगा सी का। डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर में कह रहा है कि गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर, नीचे की तरफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। तो डी नंबर में जो आपका आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये केस जो था ये डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी बी का जो आंसर है वही डी में हो जाएगा। यानी T इक्वल्स टू mg माइनस ए, ये हो जाएगा। आंसर क्या आया है इसमें 0.43 न्यूटन। उसके बाद ई नंबर देख लेते हैं। ई में कह रहा है गोज डाउन विथ डिसीलरेशन। अगर डाउनवर्ड कह रहा है डिसीलरेशन से चल रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से चल रहा है, कन्वेंशनली हम लोग बोलेंगे, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यानी 0.55 न्यूटन। तो ये आप कर लेना, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना।
ई नंबर में हो जाएगा T इक्वल्स टू mg+a, ये केस है और इसका आंसर आ जाएगा 0.55 न्यूटन। उसके बाद लास्ट F देख लेता हूँ और F में कह रहा है कि गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए T इज इक्वल टू mg 0.4 ने T इज इक्वल टू mg, सी नंबर का आंसर वही F में हो जाएगा। तो T इक्वल्स टू mg और ये कितना आया है 0.49 न्यूटन। तो आज वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट करके बताओ, और आप क्या इसमें चाहते हो, अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियो को इम्प्रूव करके आपको करवाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।